about our next topic and our subject is HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हम नेक्स्ट टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन के मीन्स एज yesterday I told you कि whenever we studied the objective of job evaluation we found that many things are fulfilled with the help of job evaluation। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य हमने पढ़े थे उसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि हाउ वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द जॉब, हाउ वी कैन कैटेगराइज इट मीन्स कि हम नौकरी से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं, किन विधियों के थ्रू और किन उद्देश्यों के प्राप्ति के बाद हमको जॉब इवैल्यूएशन एक बेनिफिशियल मेथड के तौर पे सामने उभर कर आती है कि भाई अगर हम नौकरी का मूल्यांकन करने जाएंगे, हम जॉब को इवैल्यूएट करेंगे तो किस तरीके से बेनिफिट्स फायदे हमको मिलेंगे। तो जो हमारे मेथड्स को पढ़ेंगे, जिन विधियों को हम पढ़ेंगे जो हमारी जॉब इवैल्यूएशन में क्या होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है। जॉब इवैल्यूएशन की मदद से मीन्स whenever we found or whenever we follow the methods of job evaluation, so many kind of benefits we are getting and organization is getting। जब हम जॉब इवैल्यूएशन को अलग अलग विधियों के थ्रू क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, या जॉब को इवैल्यूएट नौकरियों से संबंधित मूल्यांकन हम अलग अलग विधियों के थ्रू करते हैं तो वी कैन गेट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसका हमको देखने को मिलते हैं। अब जॉब इवैल्यूएशन के फर्स्ट मेथड को अगर हम स्टडी करते हैं तो इट्स अबाउट रैंकिंग। पहली मेथड्स क्या हो गई, पहली विधि में क्या आ गया जॉब इवैल्यूएशन के कि जॉब को व्हेनेवर भी इवैल्यूएट, जब भी नौकरी से संबंधित चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है तो पहले आती है रैंक। रैंक नाम सुना होगा आपने। अब जॉब इवैल्यूएशन में हम उसको समझ लेते हैं कि रैंकिंग का क्या मतलब होता है। रैंकिंग मीन्स कि वी आर गिविंग अ प्रॉपर ग्रेड, ठीक है। जॉब को हम क्या कर देते हैं, ग्रेड दे देते हैं कि भाई किस ग्रेड की, किस रैंकिंग की जॉब आपके पास है, और फिर उस चीज़ को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। उस चीज़ को क्या करा जाता है, उस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है कि भाई अगर कोई पर्सन है, अगर वो क्या है मैनेजर की पद पर है, अगर वो मैनेजर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का तो उस मैनेजर के पद के अनुसार उसकी रैंकिंग क्या होगी। फिर अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है तो उसकी रैंकिंग क्या होगी, उसके जॉब को कैसे मूल्यांकन किया जाएगा कि अच्छा तुम असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके पास ये जिम्मेदारियां हैं, आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, तो उसके बेसिस पर उनकी ड्यूटीज़, उनकी जिम्मेदारियों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उनकी जॉब को क्या प्रोवाइड की जाती है, एक रैंक प्रोवाइड की जाती है। फिर अगला आता है कि कोई पर्टिकुलर बंदा है, कोई एम्प्लॉय है और किसी डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है तो अकॉर्डिंग टू हिज जॉब उसकी जॉब को क्या किया जाता है, रैंक प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अलग अलग डेजिग्नेशन पर, जितने भी अलग अलग पदों पर लोग काम करते हैं उनका क्या कर दिया जाता है, रैंक वाइज उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि भैया ये फर्स्ट रैंक की कैटेगरी में है, सेकंड रैंक की कैटेगरी में है। अब इस रैंकिंग के अनुसार जब आप किसी एक रैंक में आ जाते हो तो फिर आपका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि अच्छा यू आर अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी कंपनी के, किसी संस्था के मैनेजर हैं तो आपकी जो रैंकिंग है या जो आपका मूल्यांकन किया जाएगा वो आपके डेजिग्नेशन, आपके पद के अनुसार किया जाएगा कि आप मैनेजर हो, इतनी ड्यूटीज़ होंगी आपके पास, इतनी जिम्मेदारियां होंगी, डेली रूटीन में आप इतने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते होंगे। देन हाउ वी कैन इवैल्यूएट, तो रैंकिंग की मदद से नौकरी के मूल्यांकन को, जॉब के इवैल्यूएशन में क्या मिल जाती है, मदद मिल जाती है कि रैंक वाइज मूल्यांकन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई क्लास में कोई टॉपर है, किसी की फर्स्ट रैंक लगी है तो हमको ये पता चलता है कि मे बी कि उसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होंगे इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इसी तरीके से जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है कि रैंकिंग के अनुसार, व्यक्तियों के काम के मूल्यांकन के अनुसार कि भाई ये 5 डिपार्टमेंट के मैनेजर है और इनमें से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो फर्स्ट रैंकिंग पे है। दैट मीन्स कि उनका जो अप्रेजल किया गया वो उनके द्वारा दिए गए बेस्ट रिजल्ट में से दिया गया कि उनके रिजल्ट इतने बेनिफिशियल थे कि कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उनकी रैंकिंग कर दी गई और फिर उसका मूल्यांकन कर दिया गया। अगला होता है क्लासिफिकेशन। अब रैंकिंग के बाद अगली मेथड क्या आती है, वर्गीकरण करना या क्लासिफिकेशन करना। तो यहाँ आप किस चीज़ का वर्गीकरण कर रहे हैं, किस चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हियर यू आर क्लासिफाइड द जॉब्स। सबसे पहले जॉब को क्लासिफाइड कर दिया जाता है, जॉब को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। देन यू इवैल्यूएट, उसके बाद क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, मूल्यांकन करना शुरू किया
किया जाता है, किस तरीके से आप क्लासीफाई करेंगे, चीज़ों का वर्गीकरण कैसे कर देंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये ड्यूटीज़ के आधार पर होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर होता है। ठीक है, बहुत सारे काम टास्क आपको डेली में दिए जाते हैं, टास्क के आधार पर होता है। तो सीधी सी बात ये है कि जितनी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, जितनी ड्यूटीज़ हैं, जितने काम को एक दिन में आप कर रहे हैं या एक महीने में आप कर रहे हैं, उस काम के अनुसार आपको मूल्यांकन किया जाएगा, आपका इवेल्युएशन किया जाएगा कि भाई देखो हमारे पास 30 दिन है और 30 दिन में ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इतना काम किया है। तो इनका जो अप्रेजल होगा, इनका जो इवेल्युएशन होगा वो उनकी जिम्मेदारियां, उनको जो दी गई ड्यूटीज थी, टास्क थे, वर्क था, उसके अनुसार हमने क्या कर दिया, उसको इवेल्युएशन कर दिया। तो मूल्यांकन करने में क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारी हेल्प हो जाती है। जितना हम इवेल्युएट करेंगे, जितना चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, उतना हमको इनका इवेल्युएशन करने में क्या होगा, मदद मिलेगी। कि भाई हमने किसको क्या ड्यूटीज दी थी, ड्यूटीज देने के बाद किस पर्सन की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या जितनी भी ड्यूटीज दी थी उसमें हमारे पास मान लो कि 1 से लेकर 50 लोगों की लिस्ट है कि ये ड्यूटीज इनको दी थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो हमने 1 से लेकर 100 लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद हमने इनका क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया कि इतने लोगों के पास ड्यूटीज थी, इतने लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं सिर्फ एक उदाहरण के थ्रू बता रही हूँ कि ड्यूटीज होंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ही। तो यहाँ पर अब आप क्लासीफाई जब आपने कर दिया चीज़ों को कि भाई इसको ये काम दिया था, इस वर्कर को ये काम दिया था, इस एम्प्लॉय को ये काम दिया था, मीन्स आपने उनका क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। अब जब क्लासिफिकेशन आप कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, तो मूल्यांकन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब आपके पास बहुत सारा डाटा ऐसा होगा जो सेपरेट होगा, जो आपके पास आंकड़े होंगे वो सेपरेट होंगे कि अच्छा इनका मूल्यांकन इस आधार पे करना है, इनका मूल्यांकन इस आधार पे करना है, जो भी इनने परफॉर्मेंस दी है उसके अनुसार। अगला चलता है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। Whenever we have studied the ranking and classification, the next method is used by job evaluation is factor comparison. अब factor comparison क्या होता है कि so many factors are affecting to a job, बहुत सारे as well as included in that, बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो जॉब में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं। कैसे कि भाई अगर मैनेजर है तो हमने कह दिया कि ये एक कोई ABC व्यक्ति है और वो किसी कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर है। तो मैनेजर है दैट मीन्स कि लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हैविंग, उसके पास बहुत सारी क्या है, जिम्मेदारियां हैं, उनको डिसीजन लेना है, उनको अपने फाइनेंस से रिलेटेड काम को देखना है, प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो फुलफिल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो एट द सेम टाइम जो होते हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं, एक ही समय पर उनको बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि बहुत सारे कारक होते हैं। अब इन कारक को समझ लो कौन कौन सा फैक्टर्स हो गए। तो वही फैक्टर आ गए कि हमने ये ड्यूटीज़ 15 डेज के लिए इस मैनेजर को दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, डेजिग्नेशन भी संभालना है, किसी ग्रुप को किसी टीम को लीड भी करना है। तो ये लीडरशिप, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ग्रेडिंग, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए जो उनकी जॉब को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ टू फुलफिल दोज ऑल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप। तो ये सारी जब चीज़ों को वो कंप्लीट कर रहे होते हैं कोई मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो उससे उनकी जॉब को, मतलब जो मैनेजर जो उनका काम है, जो उनकी नौकरी है, उसको मूल्यांकन करने में, उसका इवैल्यूएशन करने में क्या मिल जाती है, सहायता मिल जाती है। क्योंकि फैक्टर्स जब आप कंपेयर करते हैं, जब किसी भी फैक्टर्स को आप कंपेयर करते हैं तो आपको मालूम होता है कि दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी पूरी की गई, जिम्मेदारियों को कितने हद तक पूरा किया गया। तो वहाँ पर जो इवैल्यूएशन होगा कंपैरिजन के बाद वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पॉइंट फैक्टर मेथड, बिंदु कारक विधि। अब पॉइंट फैक्टर मेथड का क्या काम होगा कि फॉर अ पॉइंट अप टू द मार्क, whenever we studied the ranking and the factor comparison method, तो उससे कोई एक पॉइंट, पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर यू हैव टू इवैल्यूएट समवन्स जॉब, किसी भी व्यक्ति को किसी पॉइंट के ऊपर आप क्या करते हैं कि आपने दिया कि कोई टास्क दे दिया, कोई आपने जॉब दे दिया। अब आपने जो टास्क दिया है सपोज मान लो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ जॉब है। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो जुड़ा हुआ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है कि यू विल इवैल्यूएट समवन ऑन दिस पॉइंट। तो उस टास्क, उस दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी
के अनुसार आप उस व्यक्ति को क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई हमने ये जो टास्क दिया था इसके कितने अच्छे रिजल्ट निकल के आए, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो समाज में कितनी मदद हुई या समाज को कितना, समाज के लिए कितना हेल्पफुल रहा ये सब काम जो भी उन्होंने कंप्लीट किया। मैं सिर्फ उदाहरण से बता रही हूँ। तो जितने अच्छे उसके अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे उनके जॉब के, उनके द्वारा फुलफिल की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो हमको समझना उतना ही आसान हो जाएगा कि भैया इसका जॉब इतने इसको इतना मूल्यांकन इतना हमको इसका करना चाहिए, या इतने उनको क्या करना चाहिए, गुड रिजल्ट के लिए रिवॉर्ड इनको प्रोवाइड करना चाहिए, हमको अप्रेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो ये हो गया पॉइंट फैक्टर मेथड। पॉइंट फैक्टर मेथड में पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए आप लोगों को क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, लोगों का आप अप्रेजल या इवैल्यूएशन करते हैं। और लास्ट का है कॉम्पिटिटिव मार्केट एनालिसिस मेथड। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट एनालिसिस मेथड का क्या मतलब होगा, दैट मीन्स कि वी आर हैविंग द डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल, फ्रॉम द आउटसाइड। अब यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है वो कहीं बाहर से हमारे पास है, एक्सटर्नली हमारे पास है, और इंटरनली जो हमने लोगों को जॉब प्रोवाइड की गई है, तो हम उन दोनों डाटा का क्या करते हैं, कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं कि अगर बाहर के एक्सटर्नल या आउटसाइड इन्वायरमेंट में अगर इस तरीके का कोई जॉब है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरीके का कोई जॉब है, दो मैनेजर है, किसी कोई मान लो कि कोई कंपनी 1 है और कोई कंपनी 2 है जो हमारी कंपनी है। अब ये जो आउटसाइड की कंपनी है यहाँ का अगर कोई मैनेजर है और हमारी कंपनी का कोई मैनेजर है, अब इन दोनों के जो बाहर से हमारे पास डाटा अवेलेबल है और जो हमारी कंपनी के मैनेजर का डाटा, उनके जॉब का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, दैट मीन्स नाउ वी कैन इजीली कंपेयर इट कि इस जॉब के लिए उन्हें ये सुविधाएं दी जाती है, सच काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पर्सन, है ना, फ्रॉम आउटसाइड। और हमारी कंपनी में जो मैनेजर है या जो हमारी कंपनी के व्यक्ति हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि द डाटा विच यू आर हैविंग इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड, बाहर से कहीं वो डाटा आपके पास आया हुआ है और आपकी कंपनी के पर्सन का जो डाटा आपके पास है, यू आर कंपेयरिंग, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं एंड कैन फाइंड द रिजल्ट, और कोई एक परिणाम उसका निकाल सकते हैं, जिससे जॉब की इवैल्यूएशन में क्या मिल जाती है, मदद मिल जाती है। जब आप जॉब को मूल्यांकन करने जाएंगे कि भाई हमारा भी मैनेजर है, कोई बाहर की कंपनी का भी मैनेजर है, दोनों के सेम जॉब है, दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं, तो उनको क्या रैंकिंग मिली हुई है, उनको क्या सुविधाएं मिली हुई है कंपनी की तरफ से, फिर हम क्या सुविधाएं दे रहे हैं, हमने क्या रैंकिंग दी गई है, तो इन चीज़ों की जो तुलना होती है, जो कंपैरिजन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और जॉब को मूल्यांकन करने में क्या मिल जाती है, मदद मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल आर द मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन थ्रू विच वी कैन इजीली इवैल्यूएट द जॉब, एनी जॉब। हम उसके थ्रू किसी भी जॉब को, किसी भी नौकरी को क्या कर सकते हैं, किसी भी जॉब का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसकी जो मूल्यांकन है वो इन 5 विधियों के द्वारा, इन 5 मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो दिस टॉपिक इज completed now, and next video we will pick our next topic.